स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ओरिजिन एंड प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स अर्थात तंत्रिका आवेग का उद्गम और उसका संचरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेग से पहले हम बात करते हैं उद्दीपन की, यानी स्टिमुलस की। ये स्टिमुलस क्या होता है, इसकी हम बात करें तो चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी विच इज कैपेबल टू एक्साइट नर्व, मसल और होल एनिमल। अर्थात शरीर के बाह्य और भीतरी पर्यावरण में ऐसा परिवर्तन जो कि तंत्रिका, पेशी या पूरे एनिमल को उत्तेजित करने में सक्षम होता है, उसे उद्दीपन या स्टिमुलस कहा जाता है। अगर ये उद्दीपन या स्टिमुलस तंत्रिकाओं में एक्शन पोटेंशियल या क्रिया विभव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है जो कि नर्व फाइबर में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, तो उसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है। इसको आप समझते हैं कि अगर ये जो कोई भी उद्दीपन है, अगर वो क्षमता रखता है जो कि किसी तंत्रिका में नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न कर सके, तो उस स्टिमुलस को या उस आवेग को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टिमुलस की, कि जो उद्दीपन होते हैं ये उद्दीपक अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मैकेनिकल, यांत्रिक उद्दीपन, इसका एग्जांपल है टच, जैसे किसी को स्पर्श करना, ये मैकेनिकल स्टिमुलस का एग्जांपल है। दूसरा है फिजिकल स्टिमुलस अर्थात भौतिक उद्दीपन, जैसे ताप, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये भौतिक उद्दीपक के एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरा प्रकार है जो उद्दीपक का, वो है केमिकल या रासायनिक उद्दीपक। केमिकल उद्दीपक के उदाहरण हैं जैसे एसिड बेस यानी अम्ल क्षार, इससे भी उद्दीपन हो सकता है, इसलिए उनको केमिकल स्टिमुलस कहा जाता है। उसके अलावा फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलस होता है। तो स्टिमुलस को हम वापस संक्षिप्त में समझे तो कोई भी ऐसा चेंज जो कि बॉडी को या बॉडी के किसी पार्ट को स्टिमुलेट कर सकें, उत्तेजित कर सकें, वो उद्दीपक होता है, एक्साइट कर सकें। स्टिमुलस के बाद हम बात करते हैं आगे नर्व इम्पल्स की, तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग क्या है कि तंत्रिका आवेग वेव ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन अलोंग नर्व फाइबर, यानी जो तंत्रिका तंतु होता है नर्व फाइबर, उसमें डिपोलराइजेशन यानी विध्रुवीकरण और ध्रुवीकरण की जो एक वेव है, तरंग है, उसको जो उत्पन्न कर सके उसे बोलते हैं तंत्रिका आवेग। दूसरे शब्दों में कहें तो उद्दीपन के कारण न्यूरॉन में होने वाली भौतिक और रासायनिक घटनाओं का योग जो कि नर्व फाइबर में एक कार्यात्मक तरंग, फंक्शनल वेव उत्पन्न करती है। उद्दीपन के कारण न्यूरॉन में जो भी फिजिकल और केमिकल इवेंट्स होती है, जो भी घटनाएं होती है, उनका जो टोटल होता है, जिसके फलस्वरूप कि नर्व फाइबर में एक फंक्शनल वेव उत्पन्न हो सके, उसे ही नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेग कहा जाता है। अब आगे हम बात करें कि तंत्रिका जो आवेग है उसके करेक्टर्स क्या क्या है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं जो कि तंत्रिका आवेग में पाए जाते हैं। सो पहले हम बात करते हैं कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड। इसका अर्थ ये है कि नर्व इम्पल्स तंत्रिका आवेग के लिए एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की आवश्यकता होती है, जो कि हर स्पेसिफिक जो न्यूरॉन होता है उसके लिए एक विशेष प्रकार का एक उद्दीपन चाहिए, और उद्दीपन उस लेवल का हो जो कि आवेग को उत्पन्न कर सके, इसीलिए इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। जब तक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं होगा तब तक नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेग उत्पन्न नहीं होगा।
दूसरा इसका लक्षण है कि जो तंत्रिका आवेग है दैट प्रोपेगेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, तंत्रिका आवेग का जो संचरण होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। इसको फॉरवर्ड कंडक्शन बोलते हैं। ये अलग अलग डायरेक्शन में ऐसा नहीं होगा कि एक जगह अगर आवेग उत्पन्न हो रहा है तो हर डायरेक्शन में जा रहा हो, ये एक्सोन से सोमा की तरफ जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ये एक्सोन से जो नेक्स्ट जो न्यूरॉन होता है उसके डायरेक्शन में ही जाएगा। और ये जो प्रोपेगेशन होता है वो आइसोलेटेड होता है। अलग अलग तरह के जो इम्पल्स होते हैं वो आपस में नहीं मिलते हैं। अलग अलग जो इम्पल्स है वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है कि आफ्टर प्रोपेगेशन इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसका अर्थ ये है कि जब संचरण हो जाता है, एक बार नर्व फाइबर में से इम्पल्स का संचरण हो जाता है, उसके बाद का एक ड्यूरेशन होता है जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड ये काल वो होता है जिस दौरान उस नर्व फाइबर में नेक्स्ट जो इम्पल्स होता है उसका संचरण नहीं होता है। यानी रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो काल है जिसमें क्या है कि एक इम्पल्स गुजरने के बाद, एक आवेग गुजरने के बाद एक बीच का एक थोड़ा सा एक फेज होती है जिसमें कि अगला इम्पल्स नहीं गुजर सकता, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, रिफ्रैक्टरी कॉल होता है, वो नर्व फाइबर का जो व्यास होता है उसका विलोमानुपाती होगा। अर्थात जितना नर्व फाइबर चौड़ा होगा उतना ये रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होता जाएगा। और मैमल्स में सामान्यतः ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो 0.001 सेकंड से लेके 0.005 सेकंड तक होता है। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में लगभग 200 से लेकर 1000 आवेग तक किसी नर्व फाइबर में से संचारित हो सकते हैं। 200 से लेकर 1000 इम्पल्स आवेग पर सेकंड। तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर आगे हम बात करें कि जो नर्व फाइबर में जो इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स, वो ऑल या नन का जो सिद्धांत होता है उस पर कार्य करता है कि अगर ये एक बार इम्पल्स शुरू हो गया तो इसकी फुल वेलोसिटी से ये इम्पल्स आगे संचारित होगा। ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि जो उद्दीपन मिल रहा है उसकी तीव्रता क्या है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, इस पर डिपेंड नहीं करता। उसके आगे हम बात करें तो जो वेलोसिटी होती है वो डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर के साथ इंक्रीज होती है। जो तंत्रिका आवेग की जो गति होगी, तंत्रिका आवेग जो तंत्रिका तंतु के साथ आगे बढ़ता है, संचारित हो रहा है, तो ये किस गति से संचारित होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जिस नर्व फाइबर में ये संचारित हो रहा है उसका जो डायमीटर क्या है। डायमीटर अगर उसका व्यास अगर ज़्यादा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसके डायमीटर के डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं नर्व इम्पल्स के, तंत्रिका आवेग के। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर। जो मज्जा शीत के बिना वाले जो मज्जा विहीन जो नर्व फाइबर होते हैं उनमें ये तंत्रिका आवेग का संचरण या प्रोपेगेशन किस प्रकार होता है। जो नर्व इम्पल्स का प्रोपेगेशन होता है, संचरण, ये मेम्ब्रेन थ्योरी के अनुसार होता है। और ये जो कंडक्शन है ये इलेक्ट्रोकेमिकल घटना होती है जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युतीय तरंग है, वह न्यूरॉन के अलोंग न्यूरॉन में पास होती है। अब नॉन माइलिनेटेड में क्या होता है, इस इवेंट को, इस प्रोपेगेशन को हम अलग अलग फेज में डिवाइड करें तो पहली है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं विराम कला विभव। उसके बाद एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद में फिर रीपोलराइजेशन और मेटाबॉलिक पंप। तो ये अलग अलग स्टेप है जिससे क्या है कि हम इसको समझ सकते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे विराम कला विभव कहते हैं, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो विश्राम अवस्था में क्या होता है कि जो एक्सोप्लाज्म और एक्सोन का जो प्लाज्म होता है, जो एक्सोन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, और उसके बाहर की जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, नर्व तंतु के बाहर भी फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं बाह्य कोशिकीय तरल। तो उसमें क्या होता है कि जो एक्सोप्लाज्म और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसमें जो आयन होते हैं उनका जो वितरण होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंशियल होता है। वो डिफरेंस कैसे होता है कि बाह्य कोशिकीय तरल यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो सोडियम और क्लोराइड आयनों की कंसंट्रेशन हाई होती है, जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि एक्सोन में पाया जाता है उसमें पोटेशियम आयन और बड़े जो कार्बनिक ऋणायन होते हैं उनकी सांद्रता अधिक होती है। तो जो फाइबर की जो आउटर साइड होती है वहाँ क्या कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि अंदर की साइड होती है उसमें कंपेरेटिवली कम पॉजिटिव वो होती है। तो जो अंदर की साइड है फाइबर की वो नेगेटिवली चार्ज होगी, उसमें आवेश नेगेटिव होंगे। हालांकि उसमें पोटेशियम आयन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भीतर की साइड में बड़े कार्बनिक ऋणायन होते हैं जैसे एसीटेट, पायरुवेट, लैक्टेट, एमिनो एसिड, जो कि बहुत बड़े होते हैं, जो बाहर नहीं जा पाते हैं, इसलिए अंदर का जो तरल होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये जो डिफरेंस होता है मतलब बाहर की ओर पॉजिटिव और अंदर की ओर नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है वो नर्व फाइबर की जो मेम्ब्रेन होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और क्योंकि ये विश्राम अवस्था है तो उसको विराम कला विभव कहा जाता है। और इसको हम गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं तो ये लगभग -70 से -85 मिली वोल्ट के आसपास इसको मापा गया है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये डिपेंड करता है फिजियोकेमिकल इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो अलग अलग जो एनिमल होता है उनमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, जैसे स्क्विड में -65, फ्रॉग में -71 मिली वोल्ट ये हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं क्रिया विभव या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे क्रिया विभव बोलते हैं। तो जब उद्दीपन मिलता है तो सोडियम पंप होता है वो स्टॉप हो जाता है और परमिबिलिटी होती है एक्सोलिमा, जो एक्सोन के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है वो बढ़ जाती है सोडियम के प्रति। सोडियम के लिए उसकी एक्सोलिमा की जो पारगम्यता है वो बढ़ जाएगी, जो कि लगभग पोटेशियम की पारगम्यता से लगभग 10 गुना हो जाती है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि बाहर के जो सोडियम आयन होते हैं जो बाह्य कोशिकीय तरल में होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो भीतर की ओर आने लग जाते हैं, वो एक्सोन के भीतर की ओर आएंगे। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि एक जो पोलराइजेशन रहता है ना, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, वो ख़त्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की स्थिति आ जाती है। अब डीपोलराइजेशन और आगे बढ़ेगा, यानी सोडियम आयन जो कि धनायन होते हैं और भीतर की ओर आते जाएंगे, तो अंदर का जो पहले जो माइनस था चार्ज वो अब बढ़ के प्लस हो जाएगा, यानी ज़्यादा धनायन भीतर की ओर आ जाएंगे। तो भीतर की ओर क्या होगा कि +35 मिली वोल्ट के आसपास भीतर का ये पोटेंशियल हो जाएगी, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और एक्शन पोटेंशियल है क्रिया विभव, ये लगभग 0.001 सेकंड के लिए ही रहता है। पुनः इसको समझे कि जब उद्दीपन मिलता है तो उद्दीपन मिलने से क्या होगा कि जो एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है उसकी पारगम्यता सोडियम के लिए बढ़ जाएगी। तो सोडियम भीतर की ओर आएगा, सोडियम भीतर की ओर आएंगे सोडियम आयन, तो धनायन अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, धनायन ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा
कि जो अंदर की भीतर की ओर जो पहले नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव में बढ़ जाएगा, और एक्शन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले जो था वो -70 के आसपास था, वो +35 के आसपास हो जाएगा। ये है सेकंड स्टेज। अब तीसरी स्टेज में क्या होता है, रीपोलराइजेशन, वापस ध्रुवीकरण होता है। वापस ध्रुवीकरण होता तो उसमें क्या होगा कि जो पोटेशियम आयन है जो भीतर की ओर होते हैं, प्लस होते हैं, वो एक्सोलीमा से होकर, जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है उससे होकर फिर बाहर की ओर आने लग जाते हैं। सोडियम अंदर की ओर आ जाता है, इसलिए पोटेशियम आयन बाहर की ओर जाएंगे। तो क्या होगा कि बाहर की ओर वापस पॉजिटिव जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, और होगा क्या कि जो पोटेंशियल है वो -70 से -85 हो जाएगी वापस अंदर की ओर। तो वापस रीपोलराइजेशन हो जाएगा, जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है वो वापस पोलराइज हो जाएगी, रीपोलराइजेशन हो जाएगा। लेकिन इस पोलराइजेशन में और पहले वाले में फ़र्क है। पहले वाले में तो क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में तो बाहर की ओर सोडियम अधिक होते हैं, सोडियम आयन, लेकिन इसमें क्या पोटेशियम आयन बाहर गए, इसलिए रीपोलराइजेशन हुआ। तो आगे फिर एक और स्टेप आएगी, उसके बोलते हैं मेटाबॉलिक पंप। मेटाबॉलिक पंप में क्या होगा कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा सोडियम का बाहर की ओर, जो सोडियम आयन जो अंदर आ गए थे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए, तो उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा बाहर की ओर भेजा जाता है, जिससे क्या होगा कि पोटेशियम आयन भीतर की ओर आएंगे और सोडियम आयन बाहर की ओर जाएंगे। तो वापस क्या होगा कि बाहर जो सोडियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है पहले वाली वो मेंटेन रह जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा बाहर की ओर, और भीतर की ओर क्योंकि पोटेशियम आ रहे हैं लेकिन पहले वाली स्थिति रहेगी, वहाँ पे रेडाइन ज़्यादा है, तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, विराम कला विभव है -70 से -85 मिलीवोल्ट, वो वापस स्थापित हो जाएगा। तो ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, उसमें इसी प्रकार से संचरण होता है। उसके बाद आगे हम बात करें, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इधर तो है टाइम, उधर है वोल्टेज। तो शुरुआत में जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा उसके बाद में डीपोलराइजेशन होगा, विध्रुवीकरण होगा। तो जो -70 यहाँ पे ये पोटेंशियल है, ये क्या होगा, ये धीरे धीरे इंक्रीज होके ये एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्शन पोटेंशियल होता है करीब 35 से +35 से 40 के आसपास। तो ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ हो गया। एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ये अपन ने समझा था कि सोडियम आयन भीतर की ओर आ जाते हैं, इसलिए भीतर की ओर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। अब रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन होते हैं बाहर, वो भीतर की ओर आने लग जाते हैं, पोटेशियम आयन भीतर से बाहर की ओर जाने लग जाते हैं, जिससे वापस बाहर की ओर प्लस चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन ये रीपोलराइजेशन के बाद में एक और स्टेज शुरू हो जाती है, जिसे बोलते हैं वापस जो सोडियम वाला जो पंप होता है, ये मेटाबॉलिक पंप वाली स्टेज आ जाती है। इसके फलस्वरूप वापस जो रेस्टिंग स्टेट है वो मेंटेन हो जाती है, और एक्शन पोटेंशियल होती है, ये हम इससे समझ सकते हैं कि ये डीपोलराइजेशन के फलस्वरूप ही होती है। और रीपोलराइजेशन के बाद में एक रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड के बाद में वापस रेस्टिंग स्टेट आ जाती है। तो इस प्रकार से जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है उसके अलोंग ये प्रोपेगेशन होता है या संचरण होता है तंत्रिका आवेग का। अब हम बात करते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, जिसमें मज्जा होता है, मालिन शीत होती है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे मज्जा शीत होने के कारण जो एक्सोलीमा होता है वो बीच बीच में जो नोड्स ऑफ रेनवियर है वहाँ पे ही एक्सपोज होता है। तो यहाँ पे जो क्रिया विभव होता है, एक्शन पोटेंशियल, ये यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर यहीं पे
यही साइट होती है एक्शन पोटेंशियल की। यहीं पे ही डीपोलराइजेशन होगा और ये एक तरह से वेव आगे जाती जाएगी तो डीपोलराइजेशन होता जाएगा, फिर रीपोलराइजेशन होता जाएगा, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस स्थापित होती जाएगी। तो इस प्रकार नॉन माइग्रेटेड में तो सीधा एक्जुलिमा के अलोंग हो रहा है, और यहाँ पे ये जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की जो वेव है ये केवल जो रेनवीयर का नोड है वहीं पे ही हो रही है। तो इस प्रकार ये नर्व फाइबर होता है, उनमें तंत्रिका वेग का संचरण होता है।